चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव सेंटर में। लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि सोवी प्रणाली क्या थी। आज हम बात दूसरी दुनिया के बारे में बात कर ली थी हमने, तो आज हम बात करेंगे सोवी प्रणाली की विशेषता क्या थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप IMP मार्क कर लेना। यहाँ से कोई 4 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा और मैं आपको लास्ट क्लास मतलब आगे वाली क्लासेस में मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत पूछा गया है। तो किस प्रकार महाशक्ति के रूप में उभरा, इसमें आपको इसके सकारात्मक प्रभाव लिखने हैं। अब वो सकारात्मक प्रभाव 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी होंगे मैं बता दूंगा आपको, तो वो अगर आप लिख के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे कंफर्म। बस थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी भी चीजें करा रहा हूं मैं, एक बार इसे यहाँ पर पढ़कर क्लास लेने के बाद अपनी बुक को एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद चाहो तो आप नोट बना सकते हो या तो मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रिवीजन क्लासेस थोड़ी बहुत तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि अगर वीडियो की वजह से रहोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। एक बार घर पे जाके या फिर अपनी बुक खोलना, उसमें बुक में क्या करोगे, एक बार रीड आउट कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, फिर वो क्वेश्चन के आंसर लिखना। ठीक है बेटा, फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं सोवियत संघ के सकारात्मक और नकारात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही स्टार्ट कर लेंगे हम सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, क्यों विघटन किया गया, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या थे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे लिखो सकारात्मक, सकारात्मक, और यहां पे आप लिखो नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें पहले पॉइंट सिंपली, तो दूसरे विश्व के बाद अगर देखा जाए, अगर हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में, देखो मान लेते हैं बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका को अगर छोड़ दें तो बाकी विश्व की तुलना में काफी मजबूत थी। बात में आगे बात, यानी कि अमेरिका सबसे पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे कौन होगा, सोवियत संघ होगा। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बाद दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी। समझ में आ गया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा था। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है। आगे हम बात कर लें, इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। अब इसका मतलब क्या है, इसके पास खनिज था, इस्पात था, पेट्रोल यानी कि तेल था, ये सारी व्यवस्था इसके पास का व्यापक स्तर में थी। यानी कि मैंने बताया कि जिस तरीके से अमेरिका के पास व्यवस्था थी या उसकी जो व्यवस्था मजबूत थी, उसके पास व्यापक स्तर पे खनिज पदार्थ या चीजें हुआ करती थी, उसके बाद किसके पास थी, सोवियत संघ के पास। ठीक है, साथ ही साथ इसका क्या था, जो संचार प्रणाली थी, क्या इसकी संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। इसकी संचार प्रणाली क्या थी, काफी उन्नत थी, जिसके कारण दूर दराज के इलाके, मैंने अभी आपको बताया कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलाया हुआ क्या था, 15 गणराज्यों से मिलाया हुआ अपना एक देश संघ था। तो जो उसके 15 गणराज्य वो दूर दराज इलाके में रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी जो संचार प्रणाली थी वो काफी उन्नत थी, जिसके कारण दूर दराज के जो लोग थे, देश थी, वो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए थे। ठीक है, आवागमन की जो व्यवस्था थी वो भी काफी आवागमन की व्यवस्था काफी उन्नत थी, पास में आगे काफी मजबूत थी, जिसके कारण दूर दराज के जो देश थे वो आपस में जुड़े हुए थे। समझ में आगे बात। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सोवियत संघ की रुक जाइए, चलिए इधर देखोगे आप तो सोवियत संघ की जो उपभोक्ता उद्योग, अब जो उसका उपभोक्ता उद्योग था वो काफी उन्नत था, वह पिन से लेकर कार तक। इसका मतलब क्या है, पिन से लेकर कार तक का मतलब है कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों का उत्पादन स्वयं किया करते थे। बात में आ गया, यानी कि सोवियत संघ के जो उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या होता है कि जो उपभोक्ता के लिए चीजें बनाती है, जैसे हमारे लिए बहुत सारी खाने पीने से लेकर हर एक चीज जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है यहाँ पर, वो हमारे लिए चीजें बनाती है। जैसे अगर बात करें हीरो होंडा, ये सब क्या है, कंपनीज है, पार्ले बिस्कुट, ये बिस्कुट खाने के लिए बनाती है। तो ये सब वो चीजें जो उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, तो ये इंडस्ट्रीज है। तो इनका जो इंडस्ट्रीज था वो काफी क्या था, उन्नत था, काफी मजबूत था। आगे बात, यानी कि वो पिन से लेकर कार तक
सभी चीजों का प्रोडक्शन स्वयं करते थे, बाहर से कुछ नहीं मंगाते थे, वो स्वयं करते थे। लेकिन इसमें कमी क्या थी, इसका अपवाद क्या था कि वो गुणवत्ता के लिहाज पे देखा जाए, गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों की तुलना में, देशों की तुलना में कम थे। यानी अगर गुणवत्ता की बात कर लें तो क्वालिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जितनी अच्छी क्वालिटी पश्चिमी देशों की थी, यानी अमेरिका के साथ वाले देशों की थी, उतनी अच्छी क्वालिटी इनकी नहीं थी। बट फिर भी ये भी कहता मैं कि वो सभी चीजों का उत्पादन स्वयं क्या करते थे, छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीजों का उत्पादन स्वयं कर लेना, किसी देशों पर निर्भर ना रहना, ये एक देश की अर्थव्यवस्था के विकसित क्षेत्र को दिखाती है कि वो कितना विकसित है। बात में आगे बात, तो ये एक पॉइंट था। अगला, इसको सोशल वेलफेयर यानी कि हम बात करें सामाजिक कल्याण के कार्य भी क्या करते थे, क्या, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख, बच्चों की देखरेख इत्यादि चीजें, जो इत्यादि चीजें ये इसको रियायती दरों, रियायती मतलब रियायती दरों पर मुहैया कराया करता था। इसका मतलब क्या है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों को, जितनी भी समाज के लिए जरूरी चीजें हैं, उन सभी चीजों को बहुत कम कीमतों पर मुहैया कराना किसका काम था, सोवियत संघ। अब देखोगे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और बाकी सारी चीजों को, यानी ये वाली जो चीजें आपको दिख रही है सारी, ये रियायती दरों पर मुहैया करा रही है। प्लस में उपभोक्ता उद्योग इसका इतना उन्नत है कि वो सब चीजों का उत्पादन खुद ही कर रही है। अगर वो सब चीजों का उत्पादन खुद ही करेगी तो वो चीजें भी क्या होंगी, काफी सस्ती होंगी। क्या होंगी, काफी सस्ती होंगी, क्योंकि बाहर से अगर मांगा जाती तो टैक्स लगता, कर लगता, वो चीजें क्या होती, बहुत महंगी हो जाती। लेकिन वो चीजों का उत्पादन स्वयं कर रहे थे, चीजें क्या हो रही थी, बहुत सस्ती मिल रही थी। पास में आ गया था, कोई दिक्कत है। और बाकी सामाजिक कल्याण की व्यवस्था, ये कुछ इसके जो हमने 4 पॉइंट बताए, ये सकारात्मक बहुत है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार, या व्याख्या कीजिए किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो आपको ये सारे पॉइंट बताने हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो मैं आगे बात, तो पहला पॉइंट अमेरिका वाला देना, दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो संसाधन वाला देना, तीसरा पॉइंट उपभोक्ता उद्योग, चौथा पॉइंट सामाजिक कल्याण। तो ये आपके 4 पॉइंट बन गए। अगर आप ये लिख दोगे तो 4 नंबर आप कहीं नहीं गए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, उसके बाद इसके नोट करके इसको लिख लेना, ना हो तो मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब रिवीजन है, तो जितनी जल्दी चीजें हो पा रही है मैं करवा रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आप पेपर में लिख के चले आओ। ठीक है, बस इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब मेरे भरोसे बैठ जाओ और आप कुछ ना करो, वो गलत है। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए तो बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। देखो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक बात जरूर होती है कि हर चीज के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो अगर सोवियत प्रणाली अच्छी भी थी तो सोवियत प्रणाली कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी, अगर हम पहली बात कर लें तो सोवियत संघ पर किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का शिकंजा कसता चला गया। और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा भी था। किसका, नौकरशाही का शिकंजा था, नौकरशाही का शिकंजा था। इससे बुरी बात क्या थी, यहां पर लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की आजादी ना होना, आजादी नहीं थी। एक बात ध्यान रखना कि जो सोवियत संघ के गणराज्य थे या सोवियत संघ था, उसके जो लोग थे, उन लोगों को अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं थी, अभिव्यक्ति मतलब कुछ बोलने की आदि नहीं थी। इसीलिए जब सोवियत संघ के देश के अंतर्गत लोगों को बोलने की आदि नहीं थी तो अक्सर वो लोग अपनी असहमति कार्टूनों और चुटकुलों के माध्यमों से व्यक्त किया करते थे। बस में आगे बात, कार्टूनों और चुटकुलों के माध्यमों से व्यक्त किया करते थे। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें कि जो लोग थे, यानी यूरोप संघ के, सोवियत संघ के लोग, संघ के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को या गतिविधियों के साथ सवार के लिए 15 गणराज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया था। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि जो लोग थे, इन लोगों ने मिलकर 15 गणराज्यों ने मिलकर एक संघ बना लिया कि हम क्या करेंगे, हम आपस में सारी चीजों को साथ संभाल करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन क्या देखा गया, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तावादी हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, सत्तावादी से। तो सत्तावादी का मतलब बस हमें अपनी सत्ता चाहिए,
हमें नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, हमें अपनी सत्ता के बारे में सोचना है बस। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, सत्तावादी हो गई, और इन्होंने जनता की इच्छा को पहचानने से मना कर दिया, जिससे क्या देखा गया कि लोगों के अंतर्गत एक आक्रोश उमड़ा, और ये आक्रोश आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन के रूप में स्थापित हुआ। बताऊंगा कैसे हुआ था, पहले आप समझ लो, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे तो 15 गणराज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, मिलाकर एक संघ बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था। अब मेरी बात ध्यान रखना कि 15 गणराज्यों को मिलाकर जब इन्होंने एक संघ बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि 15 गणराज्य शामिल है तो सभी के प्रति समानता व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कहानी क्या थी कि 15 गणराज्यों के मिलाकर जब संघ बनाया गया, लेकिन हर एक मामले में प्राथमिकता किसको दी गई थी, रूस को प्राथमिकता मिलती थी, जिसके कारण जो सोवियत संघ के अन्य गणराज्य थे वो अपने आप को उपेक्षित और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। किससे कैसा, उपेक्षित और पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। बात में आगे बढ़, तो ये कुछ इसके कारण थे, इसके कारण अब देखो यही कारण आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन के कारण बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या बनेंगे। कुछ में आर्थिक व्यवस्था भी थी, कुछ लोगों का असंतोष भी था, कुछ पार्टी की गतिविधियां भी थी, ठीक है, कुछ जो छोटे मोटे जो क्षेत्र थे उनके अंदर एक संप्रभुता और स्वतंत्र इच्छा के उभार भी था। तो हम कुछ इस बारे में बात करेंगे। 15 गणराज्य थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो एक घर में 2 बेटे हैं, एक को ज्यादा माना जाए और एक को कम माना जाए, तो क्या होगा, दूसरे वाले के अंदर एक हीन भावना आएगी, उपेक्षित फील करेगा, वो उपेक्षित महसूस करेगा और वो सोचेगा कि ये व्यवस्था कैसी है। तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आक्रोश आएगा और वो आक्रोश कहीं बाहर निकलेगा और फिर वो एक विरोध विद्रोह का रूप ले लेगा। तो यही कारण यहां पर भी था, जो ये गतिविधि चल रही थी। तो आगे जाकर देखोगे कि जो 15 गणराज्य मिलकर बनाए गए थे, जो रूस को छोड़ दे बाकी जो गणराज्य थे, उनके मन में एक आक्रोश था और आगे चलकर उनके मन में भी एक चीज आ गई कि हमारी भी अपनी पहचान होनी चाहिए। इसी को बोला गया संप्रभुता एवं स्वतंत्र इच्छा का उभार, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम तत्कालीन कारण था सोवियत संघ के विघटन का। तो हम आगे बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था, और विघटन के बाद ही हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सोवियत संघ के क्या नाम है, विघटन के परिणाम, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे टॉपिक थे और ये आईएमपी मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हुए, ठीक है बेटा। थोड़े थोड़े टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बर्डन ना आए, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बहुत क्लियरिटी से पढ़ा रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर मैं एक चीज में सारी चीजें पढ़ा दूंगा तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, तो समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए बहुत छोटी वीडियो ला रहा हूं, लेकिन आगे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेंगे और टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के साथ साथ आपके तो बर्डन ही बढ़ेगा, क्योंकि आप 12th क्लास में और आपके बोर्ड के एग्जाम से, ठीक है बेटा। तभी स्टार्टिंग है, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति क्या थी, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे सोवियत संघ का विघटन। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।